जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज सर। आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट है आर्मी नर्सिंग सहायक की, जो कि बहुत ही मेहनत के द्वारा आने वाले एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और साथ ही साथ इसी सेट में मिलने वाली है आपको मैथ और न्यूमेरिकल की बहुत ही सरल और सुलभ ढंग का सॉल्यूशन। हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड सभी ट्रेडों का मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आर्मी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट। आज की जो पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, ध्यान से देखना है और इसे बनाते चले जाना है। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर को आपको चुनते चलना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1972, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न, कहा जाता है युद्ध में बहादुरी एवं साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है। ठीक है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र या कीर्ति चक्र। ऐसे तो सारा के सारा जो ये ऑप्शन दिया हुआ है वह बहादुरी के लिए ही दिया जाता है, वीरता के लिए ही दिया जाता है, लेकिन सर्वोच्च इसमें कौन है, तो सर्वोच्च है परमवीर चक्र, ऑप्शन ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जाता है कि जापान की मुद्रा क्या है, सुमात्रा, जकार्ता, रुपया या येन। ठीक है, तो जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी जकार्ता है, लेकिन वहां की करेंसी आपको जानना है। तो जापान की करेंसी क्या है, ऑप्शन डी येन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की चौथी नंबर प्रश्न, कहा जाता है डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चौथी नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, क्या होगा, ऑप्शन ये होगा 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की पांचवी नंबर प्रश्न, कहा जाता है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, वान भट्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की छठी नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। तो आपको पता होना चाहिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध ऑप्शन सी क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 7वीं नंबर प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, रावी, व्यास, सतलज या यमुना। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 8वीं नंबर प्रश्न, कहा जाता है अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थल है। जो अमरकंटक है उसका उद्गम स्थल इनमें से कौन सी नदी है, सोन नदी, गोदावरी नदी, महानदी या नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 9वीं नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से, कहा क्या जा रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है ना। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर आपको लगाना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 10वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था।
सिद्धार्थ, वर्धमान, सुरजोधन या राहुल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरजोधन। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुरजोधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 11वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। बिल्ली प्रजाति के जानवरों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर आपको लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा फिलिन। बिल्ली प्रजाति के जानवरों को फिलिन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 12वीं नंबर प्रश्न, कहा जाता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर पकड़ना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 13वीं नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में आहार नाल के कौन से भाग से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होती है? ठीक है, तो आहार नाल के कौन से भाग से भोजन का जो प्रोटीन का पाचन है, यहां पे देखना ध्यान से। ऐसे तो आहार नाल से कौन सा, मुख के द्वारा भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन के बारे में बोला जा रहा है। तो प्रोटीन का पाचन कहां से होता है? आमाशय से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 14वीं नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में? कहता है कि जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि नर्सिंग में बायोलॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एंजाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 15वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? कहता है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है खनिज और लवण के रूप में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 16वीं नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, चर्म रोग के बारे में है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही उत्तर आपको लगाना है, कौन सा होगा? चर्म रोग जो होता है विटामिन B6 के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 17वीं नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हृदय की गति को आपको जांचना है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ये होगा, कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 18वीं नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होती है? तिल्ली, ब्रीक, यकृत या अस्थि मज्जा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा। आपको याद करवा दें कि लाल रक्त कण हो या WBC, RBC हो या WBC हो, दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है ना? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर में इसका निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मॉड्यूला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा का श्वसन अंग है ना? यानी कि त्वचा के द्वारा वह श्वास लेता है, वह कौन सा ऐसा जीव है या जंतु है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर आपको लगाना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेढक। मेढक जो है वह श्वसन क्रिया
फेफड़ा के द्वारा भी करता है, श्वसन क्रिया किससे करता है? त्वचा के द्वारा करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 21वीं नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। कहता है वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित होता है कहलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही उत्तर पकड़ना है। कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, हाइपोक्लिसिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 22 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा जो है वह सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कि माइकोप्लाज्मा यहाँ पे नहीं ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 23वीं नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो आपको सही आंसर लगाना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 24 नंबर प्रश्न, कौन सा कहा जाता है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर प्रश्न, देखिएगा कहा जा रहा है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको लगा लेना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीड़ का पेड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, यानी 26 नंबर प्रश्न, केमिस्ट्री का प्रश्न आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा किसी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत आपको पकड़ना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, C4H10। ठीक है, ये जो है क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की 27वीं नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यानी कि आपका 28 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है? H2SO4 में S की ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको बनाना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 6। कितना? तो 6 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 29 नंबर प्रश्न, कहा जाता है निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है। क्लोराइड आपको नहीं है, उसको ढूंढना है। तो क्लोराइड कौन सा नहीं है? तो शहद नहीं है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आज की 30वीं नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक गैस पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको लगा लीजिए। तो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, CO2 गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की 31 नंबर प्रश्न, कहा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, J.J. थॉमसन, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न के ऊपर कहा जाता है निम्नलिखित में मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। सबको पता होगा मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न के ऊपर।
ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है, कहता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान संख्या मास नंबर आपको निकालना है किसका, सोडियम का। तो आपको पता याद करना है कि सोडियम जो होता है इसका संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और परमाणु भार क्या होता है 23 होता है। क्योंकि आपको क्या करना है कि परमाणु संख्या से डबल जो होता है परमाणु भार होता है। 11 दूना 22, तो 22 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो आंसर आपको क्या लगाना है 23 लगाना है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की 34 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। कहता है लोहे पर जंग लगता है, लगना ये क्या है, जैव रसायन परिवर्तन, बिजली रसायन परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की 35 नंबर प्रश्न, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की 36 नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुका है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है कि क्रोमियम का CrO3 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीडेशन संख्या आपको पता करना है। ये में किसका, क्रोमियम का, यानी कि Cr का ऑक्सीडेशन संख्या आपको निकाल लेना है। तो आपका क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, +6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की 37 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। यदि आपको याद होगा तो आप सही उत्तर बना लीजिएगा, अन्यथा आपको गलत होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी KCl। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 38 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कहता है सोडियम Na11, सोडियम जो है दिया हुआ है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का संकेत क्या होता है Na और सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए 2-3 सूत्र जो है आपको हमेशा याद रखना है, वह क्या, जैसे कि पहला जो सूत्र है इसमें आपको जो बेसिक सूत्र है वो बता रहे हैं, Z बराबर P बराबर E, ये आपको याद रखना है। यानी कि Z क्या है, तो Z है परमाणु क्रमांक, P है प्रोटॉन की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देख लो परमाणु क्रमांक क्या है 11, तो ये है 11, तो ये भी हो जाएगा 11 और ये भी हो जाएगा 11। यहाँ तक ये फॉर्मूला यदि क्लियर है तो अगले फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि N प्लस P, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, N प्लस P बराबर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या ये बराबर N प्लस P। यदि आपको याद है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे बना पाइएगा, N क्या है, N एक न्यूट्रॉन की संख्या जो कि आपको निकालना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दिया है, और P है जो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या आपको दिया हुआ है कितना 11, तो इसके जगह पे 11 लिख लीजिए। और ये जो है ये क्या है, एटॉमिक मास है जो कि आपको दिया हुआ है कितना 23। ठीक है, अब देख लो बराबर को उस साइड है, बराबर के इस साइड 11 को ले लाओगे क्या हो जाएगा -11, क्योंकि वो साइड क्या है प्लस में है, N प्लस 11 है ना, N प्लस 11 था। यानी कि N का वैल्यू आपको निकालना है, न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालना है, तो घटा लेंगे कितना होगा
2 हो गया और 1 हो गया, कितना आया 12 आया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आपको फॉर्मूला याद है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 39 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, या शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, हीरा, कोयला, राख या ग्रेफाइट। देखिएगा कार्बन के 2 जो है शुद्धतम रूप कौन सा है, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन आपको इसमें से एक ही आंसर को लाना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है। देखिएगा यदि आपको फॉर्मूला याद है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला याद है, तो आप बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3 रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की 41 नंबर प्रश्न, यानी कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह मैथ का आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है एक त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC दिया हुआ है तथा कोण B बराबर 80 डिग्री हो, तो कोण C का मान आपको निकालना है। देख लो, इसको डायग्राम से बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीका से एक त्रिभुज हो गया, जिसमें क्या है, त्रिभुज का नाम दे दीजिए A, B और C, इस तरीका का हो गया। अब कहता है जो भी AB है, जितना मान AB का होगा उतना ही मान AC का होगा, यानी कि AB बराबर AC दिया हुआ है। कोण B का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो देख लो, भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ये भुजा का सामने का कोण ये है और ये भुजा का सामना का कोण ये है। तो ये कोण 80 है, तो ये भी कोण कितना होगा, 80 ही होगा। यानी कि कोण सी का वैल्यू 80 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 42 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो इतना रुपया में, यानी 1500 रुपया में खरीदा और 1800 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, 1500 रुपया में खरीदा और 1800 रुपया में बेच दे रहा है, इससे पता चल रहा है कि 300 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो 300 रुपया का लाभ हुआ, जितना लाभ हो उसको लिख लीजिए। लाभ गुना क्या कर देना है, 100 कर देना है, और क्या कर देना है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। नीचे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य। कितना रुपया में खरीदा गया है, 1500 रुपया में, यानी 1500 कहाँ लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा, और इसे सोल्व कर लेना है। 2 जीरो से यदि जो 2 जीरो काटते हैं, 3 पंजा 15 काटते हैं, और 5 दूना का 10, कितना मर्तबे, 20 मर्तबे। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 43 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। कहा जाता है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 9 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या निकालना है। देखिएगा, यदि आपको औसत दिखा हुआ रहे तो कुल योग निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, कुल योग। और कुल योग का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कुल योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। क्या होता है, कुल योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत दिया हुआ है 9 और संख्या है 3, यानी 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है इतना, यानी कि कुल योग कितना हो गया, 9 तिया 27। कुल योग कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, उनमें से 2 संख्या। अब कहता है 2 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। कुल योग इसको भी निकाल लीजिए। 12 जो है कितने संख्या का है, 2 संख्या का है, यानी इसका कुल योग कितना रहा है, 12 दूना का
24 आ गया, कुल योग 24 आ गया। अब कहता है देखिएगा यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, जो छूटा हुआ संख्या यानी क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो, यानी 7 में से 4 गया बचा 3 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि जो छूटी गई संख्या वह कौन सी है, 3 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी कि 44 नंबर प्रश्न। देखिएगा 44 नंबर प्रश्न को क्या बोला जा रहा है। इस प्रश्न में कहता है कि साइन थीटा बराबर 21/35, तो कोट थीटा का मान निकालना है। क्या करना है, इसमें एक फिगर बना लेते हैं इस तरीका से, ये हो गया फिगर, ये आपका क्या दिया हुआ, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब दिया हुआ है 21 और कर्ण दिया हुआ है कितना, 35। आपको निकालना है क्या, बेस आधार निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बी का वैल्यू निकालना है, बेस निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट कर लेते हैं लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 35 का स्क्वायर आपको निकालिएगा, क्या आएगा, 35 का स्क्वायर आता है 1225। कितना आएगा, 1225 लिख दिए, और क्या करना है, माइनस कर देना है 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कर लेना है, दोनों को घटा लेना है, घटाएंगे कितना आएगा, तो घटाएंगे आ जाएगा 784। कितना आएगा, 784, और 784 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यदि याद है आपको वर्गमूल तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ये तो हो गई इसका वैल्यू, यानी v का वैल्यू कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करना है, कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ये हो गया लंब। ठीक है, आधार बटा यदि लंब होता है, आधार का वैल्यू कितना है, 28 है, और लंब दिया हुआ है 21। ठीक है, ये 21 हो गया, यानी 28/21 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 45 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि एक स्कूल में 55% लड़के हैं, यदि विद्यालय में 675 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकाल देना है। देखो टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और 100% में लड़के जो है कितना परसेंट है, 55% है। घटा लो यदि 55 तो बाकी क्या बच जाएंगे, लड़कियां बच जाएंगे। लड़कियां कितना बच जाएंगे, तो 45%। घटाने के बाद कितना आ रहा है, 45%। और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 675, यानी 600 जो 75 है वो कितना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 45% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना होती है, 100%। टोटल विद्यार्थी 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ पर देखो परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अब इसे काट कूट कर लीजिए, तो 45 से यदि आप इसे काटेंगे तो 15 मरतबे पूरा कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा, 15 मरतबे पूरा कट जाएगा, यानी 15 गुना 100 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1500। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीका सा इसको मैथ को बना लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 46 नंबर प्रश्न कहता है एक समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज का अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, का क्षेत्रफल निकालें जिसके कर्ण क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिए हुए 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, निकाल लेना है फॉर्मूला के साथ। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है कौन सा, 1/2 गुना जो भी विकर्ण है उसका गुणनफल, विकर्णों का
विकर्णों का क्या कर लेना है, गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड कर लो, 1/2 है और विकर्ण दोनों कितना दिया हुआ है, 10 है, और गुना कर लो इसको किसके साथ, 8.2 के साथ। अब देखो दशमलव यदि हटाओगे यहाँ से तो बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 से ये 10 काट दो, 2 से इसको काट लो, कितना मरतबे, 4 दूना का 8, 1 दूना का 2, ठीक है, 41 मरतबे। यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है कितना आएगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 47 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहता log 3 के पावर x + 4 बराबर log 729 हो तो x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान कैसे निकाल लोगे, देख लो। सबसे पहले तो यहां पर तोड़ लो, इसको 729 को तोड़ लो तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे होगा, यदि आपको समस्या है तो उसको भी बताते हैं। देखो 729 जो है वह 9 का वर्गमूल है, 9 का घन क्यूब है। क्या है, 9 का घन क्यूब है। अब 3 का भी तोड़ लो तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और ऊपर में पहले से कितना है, 3 है। यानी इसे तोड़ते हो तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी 729 को तोड़िएगा तो 3 के पावर 6 होगा। इतना सीख गए तो बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिएगा, देख लो, लिखते हैं log 3 के पावर में है x + 4, यहाँ क्लियर, बराबर log 3 के पावर क्या आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। अब देखो log 3 यहाँ भी, log 3 यहाँ भी हट गया। आधार समान हो तो आधार हट जाते हैं, बाकी क्या बच गए, x + 4 यहाँ बचा, और बराबर यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। 4 को इस साइड ले लाओ, क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसे घटा लो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 48 नंबर प्रश्न रेलगाड़ी से संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। कहता है आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। यहाँ तक क्लियर हो गए, चाल गुना समय। अब देखिएगा चाल दिया हुआ है कितना, तो चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 45 मिनट, लिख लीजिए। अब क्या देखिए, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो समय को आना चाहिए घंटा में। ठीक है, चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय को आना चाहिए सेकंड में, लेकिन यहाँ समय क्या है, मिनट में है। आपको जरूरत क्या है, इसे घंटा बनाना है, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर के साथ घंटा होता है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से इसे भाग कर लेंगे। अब कटता है तो काट लेंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, ये कट गया। अब इसे गुना कर लो तो 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 5 का 20 और 2 22, कितना हो गया 225, और बट्टा में क्या हो गया 4 हो गया। इसे भाग लगा लो, कितना आएगा 56.25 किलोमीटर। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, 48 का ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 49 नंबर प्रश्न कहा जाता है थीटा बराबर दिया हुआ है वैल्यू, तो आपको साइन थीटा का मान निकालना। देखो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये थीटा है और थीटा का वैल्यू दिए हुए है 2 पाई/3।
अब देखो पाई को यहाँ रेडियन में तोड़ना है यानी डिग्री के रूप में लाना है, तो पाई को डिग्री के रूप में लाने के लिए कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और बटा इसको कर लो 3। अब इसको काट लो, 6 18 कितना मरतबे, 60 मरतबे, यानी कि इस तरीक़ा से आपको पाई का मान कितना मिल गया, तो पाई के मान 6 दूना 12 120 डिग्री मिल गया। ठीक है, पाई के थीटा के मान कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया थीटा का मान। ठीक है, अब निकालना है साइन थीटा। साइन और थीटा के जगह पर क्या लिख दो, थीटा के जगह पे आपको थीटा नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 120। साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, साइन 120 डिग्री का कैसे मान निकालोगे, तो इसे तोड़ना होगा। किसके फॉर्म में, आपको 90 के बाद वाला जो रहता है उसे 90 के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, यानी इसे लिखो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। 90 और 30 कितना होता है, 120। और इस तरीक़ा से फॉर्म में करोगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला ही आपको लिखाता है, 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो cos 30 डिग्री होता है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। तो cos आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही दिए हुए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 50 नंबर क्वेश्चन, यानी आज की आखिरी क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 3 के पावर 2 भागा 2 के पावर 2 के भागा पावर 3, इसका मान निकालना है। तो कैसे मान निकालो, देखो पावर जो है ब्रैकेट में क्या होता है, गुना में पावर गुना कर दो, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, भागा है तो भागा दे दो, और क्या कर दो, 2 के पावर यहाँ भी गुना कर दो, तो 3 दूना का 6 हो गया। अब देखो भागा में क्या कर देता है, कट जाता है, कटने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है। याद रखना है कि भाग में यदि काट दोगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन यदि घटाव में घटा दोगे तो 0 आएगा। अगर इसको घटाते तो 0 आंसर आता, लेकिन ये भागा है, काटे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की सेट आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर ही बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। हाँ, यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय